हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कशन देंगे आपको, उसमें कूलाम के नियम को हम गॉस की थ्योरम से कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। वैसे आप लोगों ने कूलाम के नियम को पढ़ा भी होगा स्टूडेंट्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं Q1 और Q2, अगर ये दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं और ये दोनों चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्लेस्ड अगर हैं, तो इनके बीच जो बल काम करता है, तो जो बल होगा वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि इन दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है। यानी अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो जाहिर सी बात है कि वो प्रतिकर्षित होंगे, और अगर दोनों की प्रकृति विपरीत है तो फिर उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। एक बात और भी अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इन आवेशों के बीच बल कार्य करेगा वो बल कहीं अन्य किसी दिशा में नहीं होगा, वो उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो इस हिसाब से सूत्र जो पढ़ा होगा वो है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पे आप देखिए ध्यान से कि नहीं यूज किया है मैंने। हम ये मान के चल रहे हैं कि इन आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम स्थित नहीं है, यानी हम यहाँ पे निर्वात या वायु लेके चल रहे हैं। तो इस हिसाब से इन आवेशों के बीच जो कूलाम फोर्स काम करेगा, जो कूलाम बल काम करेगा, वो हमारा ये होगा। अब इसी सूत्र को हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हुए कैसे प्राप्त करेंगे उसको समझना है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। कहा जाएगा आपसे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से आप ये बताइए कि कूलाम के नियम को कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसी के संबंध में या उसी चीज को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे उसको कि कैसे कूलाम के नियम को हम गॉस की प्रमेय से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको जरा देखें ध्यान से। सबसे पहला काम क्या होगा, सपोज करिएगा ये हमारे पास +Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस है, इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज हमने वहां पर Q डैश ले लिया है। हमने इसके नेचर के बारे में जानकारी भी आपको नहीं दिया है, मगर इसके बारे में जानकारी है कि ये धनावेशित है और इस आवेश से ये जो आवेश है दूसरा Q डैश, ये r दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है कि इस आवेश पर जो बल काम करेगा वो इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण होगा। क्योंकि पहले से आप जानते हैं कि आवेशित पर जो बल कार्य करता है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण काम करेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो आवेशित पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इस +Q आवेश के कारण हमें जो दूसरा आवेश Q डैश दिया है, जिसकी इस आवेश से दूरी कितनी है, r है, यहां तक हम इसका, यानी यहां पर हम देखेंगे कि इस आवेश की कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर, जहां पर हमारा यह आवेश Q डैश रखा है, यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो करना क्या होगा, इसके लिए जो गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस आवेश को सराउंड करेंगे। जो गॉस की प्रमेय आपने पढ़ाई है कि जो गॉस की जो प्रमेय है वो परिबद्ध आवेश के लिए यूज होती है, चाहे वो एक आवेश हो चाहे आवेश समुदाय हो। तो यहाँ पर ये सिंगल आवेश है, क्या करेंगे, पहले इसको हम सराउंड करेंगे। तो सराउंड इस तरह से करना है कि जो हम वृत्त खींचेंगे वो बिंदु P से गुजरना चाहिए, यानी उसकी त्रिज्या होनी चाहिए वो
वो यही आर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसी से गुजरने वाला एक स्फीयर ड्रा कर लिया। ये मैंने स्फीयर ड्रा किया है। ये जो आवेश हमारा है, इसकी सॉरी आवेश है जहां पे रखा हुआ है वो क्या होगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ये जो हमने वृत्त खींचा है वास्तव में ये है क्या, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। इतना काम कर लेंगे सभी लोग। अब इसके बाद करते क्या है कि हमें करना क्या है, इस प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो ये पहले से आप लोग जानते हो कि अगर कोई स्वतंत्र आवेश अगर होता है तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इसका इसके बाद जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, बाहर तरफ होगा। इस तरह से दिखाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लस क्यू आवेश, इसके कारण भी जो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र होगा वो चारों तरफ एक जैसा होगा, क्योंकि केंद्र पर रखा हुआ है। तो हर दिशा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, सिमेट्रिक यानी सममित रूप से सभी दिशाओं में होगा। यानी इसका मतलब अगर यहां पे लेते हैं तो यहां पर भी एक ही होगा। तो इसलिए क्या होगा, सबसे पहले जिस बिंदु पे आवेश रखा है अभी इसको हम अनुपस्थित माने कि नहीं रखा है, क्योंकि हम यहां पे क्या निकालने जा रहे हैं, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। ये हमने जो दिखाया है, ये इसको हमने नाम दे दिया है डीए, और इसके पूरा पृष्ठ जो है वो ए मान लिया मैंने इसको। इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ने ए मान लिया है, और ये जो थोड़ा सा हमने पी के चारों ओर क्षेत्रफल दिखाया है इसको हम क्षेत्रफल अवयव कहते हैं। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जैसे हमने बताया आपको कि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो त्रिज्यता बाहर है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर इस क्षेत्रफल अवयव पर हम क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे। तो जो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्या होता है, पृष्ठ पर बाहर की ओर अभिलंब खींचा जाता है। तो जब बाहर की ओर अभिलंब खींचे तो जिस दिशा में त्रिज्या है यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसी दिशा में आपका क्या होगा, ये आपका क्षेत्रफल सदिश होगा। और इसी दिशा में मैंने बताया है आपको कि क्या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों ही त्रिज्यता क्या होंगे, बाहर की ओर होंगे। इस हिसाब से ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों ही क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। और जब एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये जो बात हमने बताई है ये सममित के हिसाब से जाता है, ठीक है। अब क्या है कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस क्षेत्रफल अवयव से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है ये फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद इस पूरे गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव से निर्गत, क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, जिसको कि हम फाई से नोट करेंगे। तो यहां पे चूंकि जब सूक्ष्म में क्षेत्रफल लिया है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, कमी मात्रा में होगा। उसको हमने नोट किया है डी फाई ई। ई जो लगाया है वो सफिक्स के लिए इलेक्ट्रिक के लिए है, वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। गॉस में का प्रतिरूप के आधार पर है। तो जब इस चीज को दिखाएंगे हम तो ये चीज किसके बराबर लिखी जाएगी आपकी, पीछे आप जानते भी होंगे कि दो सदिश राशियों का अगर हम अदिश गुणन करते हैं तो जो अदिश गुणन हमारा होगा वो इन दोनों राशियों के परिमाण और इनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस हिसाब से ई डीए और कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। हमने पहले बता दिया है आपको कि जो ई और डीए हैं ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। इसका मतलब कोण ये थीटा मारा हुआ कितना हुआ, 0 डिग्री। तो जब ये 0 डिग्री हो जाएगा
तो इस हिसाब से जो वैद्युत फ्लक्स इस क्षेत्रफल अवयव से निर्गत होगा वो क्या होगा, डी फाई ई होगा। ये मैंने जो वैद्युत फ्लक्स निकाला है वो केवल किससे निकला है, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से। अब बात आती है कि हम इस पूरे जो गॉसियन प्रश्न माना है जिसने इस आवेश को पूरा परिबद्ध कर रखा है, जो कि वैद्युत क्षेत्र सब जगह है सभी दिशाओं में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस संपूर्ण गॉसियन प्रश्न से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो हमारा होगा, अब क्योंकि पूरा निकाल रहे हैं तो उसको हम फाई से गुणन करेंगे, फाई इक्वल टू। अभी ध्यान देना ये भी क्या कि अगर आवेश पूरी तरह से परिबद्ध होगा तो वहां पर हम लोग लगाते हैं बंद पृष्ठीय समाकल का प्रयोग करेंगे, बंद पृष्ठीय समाकल। इसका मतलब हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे और वेक्टर ई और डॉट डी ए वेक्टर। इस चीज को आप निकाल चुके हो पहले से ही, तो आप लिखिएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल बंद पृष्ठीय समाकल ई और इंटू डी ए। अब ई जो है ये आवेश बदल नहीं रहा तो वैसे ही है, ठीक है ना। तो जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो उसको बाहर ले लीजिए आप, तो चेन में फैलेंगे और सरफेस इंटीग्रल डी ए, सरफेस यानी बंद पृष्ठीय समाकल डी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमने दिखा रहे हैं आपको फाई डी ए, ये जो आपकी वैल्यू तुम्हारी होगी वो हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब गाउस की प्रमेय का प्रयोग करना ही है, तो फाई जो हमारा होगा वो क्या होगा, नेट आवेश का 1/ε0 गुना। तो नेट आवेश क्या है, यहां तो केवल एक ही आवेश है, तो केवल Q आपको रखना है, Q/ε0। यहां आप लिख सकते हैं कि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से Q/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो E जब निकालेंगे तो E की वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है वो इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, चाहे P यहां इस पर कोई भी बिंदु अगर हम लेंगे तो इन सभी बिंदुओं पर ये जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो ऐसी ही होगी, यानी इसका इतना ही मान होगा। अब हमने पहले आपको बताया था कि आवेशित कण पर जो बल है वो तब काम करेगा जब आवेशित कण कहां होगा, वैद्युत क्षेत्र में होगा। इसका मतलब अब अगर इस बिंदु पर हम इस आवेश को रखते हैं जिसको मैंने Q डैश दिखाया है, तो इस पर बल काम करेगा। तो इस आवेश पर जो बिंदु P पर है, बिंदु P पर यदि कोई आवेश जैसे मैंने क्या लिख रखा है, Q डैश आवेश स्थित है, तो इस पर कार्यरत बल जो हमारा होगा F, पीछे पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, F इज इक्वल टू A इंटू Q डैश, F बराबर A इंटू Q डैश। अब E यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसी के लिए मैंने व्यवस्था की है यहाँ पे
तो ई की वैल्यू जो है वहां से रख देंगे, ये आ जाएगा 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर और इंटू क्यू डैश। तो ये जो एक्सप्रेशन आपका निकला है F इज इक्वल टू 1/4 क्यू डैश अपॉन R स्क्वायर अब अगर ध्यान से देखो कि ये Q और Q डैश अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कूलाम के नियम अनुसार इनके बीच जो हमारा बल काम करेगा वो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिखी है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस हिसाब से इस गॉस की प्रमेय के आधार पर इस कूलाम के नियम का सत्यापन हो जाता है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछा भी जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स अ लॉट।